नमस्कार दोस्तों, तूफ़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एक न्यू वैकेंसी जो आई है एसएससी जीडी की, जो 24 से 25 तक इसकी प्रक्रिया चलेगा। तो एसएससी जीडी में जो होता है यह 3 चरणों में किया जाता है। पहला चरण जो होता है इसमें आपको एग्ज़ाम फेस ले गुजरना पड़ता है। फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, अगला चरण आपको पीएटी यानी कि शारीरिक दक्षता के रूप में फाइनल करना पड़ता है। और उसके बाद आपका एक मेडिकल होता है। उसके बाद मेडिकल होने के बाद एक आपका कटअप आता है, मेडिकल कटअप। वो अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका एक फ़ाइनल कटअप आता है। और जैसे ही फाइनल कटअप आता है फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी फिर आपको एक री मेडिकल होता है। तो आपको लगभग 3 या 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इस फोरम को हम लोग देखते हैं कब से ये फोरम स्टार्ट हो रहा है और कब इसकी लास्ट डेट है। तो इस फोरम का जो स्टार्टिंग डेट है वो 5/9/2024 को स्टार्ट हो रहा है और 14/10/2024 को यह समाप्त हो जा रहा है। यानी कि आपके पास अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 35 दिन का आपके पास टाइम है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस फॉर्म को शुरुआती दौर में ही भर दें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि साइट स्लो चलने लगता है, जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर यहीं हम बात करें, इस फॉर्म को 14/10/2024 के रात्रि 11 बजे तक आप भर सकते हैं। और आपके लिए अगर किसी प्रकार के पेमेंट में इशू होता है तो उसके लिए एक दिन को और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, यानी कि आप 14 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट यानी कि आप एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 15/10/24 को रात्रि 11 बजे तक आप इस पेमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो उसे सुधारने के लिए आपको 5/11/2024 ले 7/11/2024 यानी कि देखा जाए तो 2 दिन को आपको टाइम दिया जाता है नवंबर मंथ में। और ये आपको 7/11/2024 को रात्रि 11 बजे तक एसएससी का जो एप्लीकेशन होता है वहाँ पर ये साइट खुला रहेगा, वहाँ पर अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका एग्ज़ाम जो है लगभग टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि जनवरी से फरवरी 2025, यानी कि आपको 2025 में शुरुआती मंथ जनवरी और फरवरी में देखने को मिलेगा। टेंटेटिव का मतलब हुआ कि ये जो एग्ज़ाम का आपका शेड्यूल है ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि जनवरी फरवरी 2025 में हो ही जाएगा। इसके लिए अगर आपके बोर्ड को किसी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी महामारी या किसी भी बीमारी वगैरह का, तो वो अगर चाहता है तो चेंज कर सकता है। इसके लिए हर आपको एग्ज़ाम में टेंटेटिव देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है, रीड करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे लिखा हुआ कि एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी एक्सपेक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का डाक सेवा के द्वारा आप फॉर्म को नहीं भेज सकते हैं। अगला लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन इन द इंग्लिश एंड हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। 13 रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो इसका मतलब हुआ कि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भी है आपका, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, आप दे सकते हैं। आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पर आप हिंदी या इंग्लिश या अपना रीजनल लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं और उस माध्यम में आप एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं या एग्ज़ाम अपना फुलफिल दे सकते हैं। अगला पैरामीटर देखते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। नोटिस में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, अगर वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको लगभग एक बीएसएफ पोस्ट, सीआईएसएफ पोस्ट और सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनएसबी है। अगर इस बार हम देखें 2024-25 की वैकेंसी में तो बीएसएफ का पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 15,654 है। और उसके बाद सीआरपीएफ का है 11,541 है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सीआईएसएफ में 7,000 के आसपास वैकेंसी है। फिर आपको मिलेगा देखने के आईटीबीपी में 3,000 और असम राइफल में 1,248 है और 819 एसएसबी में। और एसएसएफ में 35 वैकेंसी, जो इस बार पिछला की अपेक्षा बहुत ही कम है। और सबसे कम वैकेंसी जो आया हो एनसीबी में आया है।
तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS EOR जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी दिया गया है। वहीं मेल या फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। तो आप ऐसे आप नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगर कैंडिडेट रिकमेंडल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड लेवल सर्वे एनीवेयर इंडिया, इसमें कुछ खास आपको नहीं दिया जा रहा है। अगर वहीं अब एज लिमिट की बात करें तो द सर्कल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग फिक्स्ड एंड 1/1/2025 इन अकॉर्डेंस विद द एडॉ प्रोविजन ऑफ द DOPT ओम, जो आपको एक ये भरने को मिलता है कि आप इतना के इतना के बीच में होना चाहिए। तो इसको भरने के लिए आपको 18 से 23 साल होना कंपलसरी है, जो 1/1/2025 से पहले पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कुछ कैटेगरी की तो उसमें छूट मिलता है, जैसे SC और ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है, OBC के लिए 3 साल का छूट मिलता है, एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का छूट मिलता है। अगर वहीं हम बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए कुछ प्रावधानों में छूट की प्रक्रिया दी गई है, जैसे कि गुजरात दंगा 2002 में जो हुआ था उसमें आपको EWS और जनरल कैटेगरी को छूट मिलता है। और 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें भी आपको 5 साल का छूट देखने को मिलता है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट का प्रावधान किया गया है। अगर वहीं हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड द मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और योर बिफोर कट ऑफ डेट ऑफ 1/1/2025, यानी कि आपको 1/1/2025 ले 10वीं क्लास पास होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। शायद हो सकता है अगला नोटिस में लिखा हुआ होगा कि कैंडिडेट यू हैव नॉट एक्वायर्ड द इसेंशियली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज वन द स्टिपुलेटेड डेट 1/1/2025 विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। मतलब कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं 1/1/2025 तक यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम पास नहीं किए हुए हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अगर वहीं हम बात करें कि यदि आप फॉर्म भर देते हैं फिर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आपको इसमें 4 सब्जेक्ट मिनिमम रहता है, जो कि लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि जो ये पेपर होता है आपको मल्टी फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, वस्तुनिष्ठ में होता है, जो कि 80 क्वेश्चन होता है, कैरिंग 2 मार्क ईच विद द फ्लोइंग कॉम्पोजिशन, यानी कि 80 क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, 80 दूनी का 160 मार्क्स होता है, यानी कि क्वेश्चन 80 रहेगा, मार्क्स 160 हो जाएगा, डबल हो जाता है। इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D, इसमें आपका सब्जेक्ट पार्ट 1 में रीजनिंग रहेगा, पार्ट B में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी जिसे आप GK GS कहते हैं, और साथ में उसमें करंट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम पार्ट C की बात करें तो इसमें आपको मैथमेटिक्स रहेगा। अगर पार्ट D की बात करें तो इंग्लिश या हिंदी। इसका कहने का मतलब होगा कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ पर आपको SSC GD में खासकर इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो इंग्लिश को चूज कीजिए, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी को चूज कीजिए, दोनों में से किसी एक को ही आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में 20 रहेगा, GK में 20 रहेगा, मैथमेटिक्स में 20 रहेगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो आप चूज करते हैं वो एक ही सब्जेक्ट मान होंगे, दोनों मान नहीं होंगे। एग्ज़ाम हॉल में आप खुद इसको देख सकते हैं जब एग्ज़ाम दीजिएगा। तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, यहाँ पर भी आपको 40 मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पर भी 40, यानी कि टोटल 160 मार्क्स हो जाएगा आपका। और इसके लिए आपको जो टाइमिंग दिया जाता है, ड्यूरेशन टाइम, वो आपको 60 मिनट दिया जाता है। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करना होता है। इससे आपको किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा समय या कम समय नहीं दिया जाता है, सबको समान समय दिया जाता है, यानी कि 80 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास मात्र 60 मिनट का समय होता है। अगर वहीं हम बात करें नेगेटिव मार्किंग का, तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर
ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 यानी कि 1/4 नेगेटिव, यानी कि 80 में से अगर देखा जाए तो 1/4। जैसे एग्जाम्पल है, यदि आप 8 क्वेश्चन गलती किए हैं तो 4 दूनी का 8 है, और उसे आप क्वेश्चन को 80 को 160 में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 1/4 जो है ये 1/8 पर कटने लगेगा, यानी कि 1/8। यदि आपने 16 क्वेश्चन गलती किया है तो 8 दूनी के 16, 2 ही मार्क्स कटेंगे। तो ये मल्टीपल जब होता है तो 1/8 हो जाता है, लेकिन आप अगर मल्टीपल नहीं करते हैं तो 1/4 के हिसाब से काटा जाता है। अगर इसके बाद अगला लिखा हुआ है कि द डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन। ये आपको सिर्फ जो वेबसाइट होता है कमीशन का वहीं पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन को 80 में से 80 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1/8 होने के कारण बहुत सारे लड़के पूरा का पूरा करते हैं, जिससे आपको तुक्का 2-3 भी लगेगा तो आप मतलब कोई नेगेटिव जोन में नहीं जा पाइएगा। अगर वहीं हम बात करें तो इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि इस एग्ज़ाम हॉल में द कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आप एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार का कैलकुलेटर या अदर गैजेट नहीं ले जा सकते हैं। और वहीं हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें आपको जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, यानी कि आपको 24 मिनट का समय दिया जाता है। उसके अंदर आप 24 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है। वहीं अगर महिला कैंडिडेट की हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर के लिए आपके पास टोटल 8.5 मिनट समय रहता है। अगर हम बात करें कि कुछ कैंडिडेट को छूट भी दिया जाता है, जैसे कि फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन के लिए, उनके लिए फीमेल के लिए 800 मीटर इन 5 मिनट, एंड जो मेल होते हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट का समय दिया जाता है। तो आप इसमें किसी को भी जो ये रेस इवेंट होता है इसमें किसी के भी जनरल, SC ST OBC किसी भी कैंडिडेट को छूट नहीं दिया जाता है, केवल लद्दाख के कैंडिडेट को छूट दिया जाता है। अगर वहीं हम बात करें कि हाइट मेजरमेंट की, तो आपको फिजिकल टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर फॉलो। हाइट जो होता है वो मेल के लिए 170 होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 होना चाहिए। ये जनरल हो, OBC हो, SC हो, जो कि मेल के लिए 170 सेंटीमीटर अनिवार्य है। इसमें ये तीनों कैटेगरी को कोई छूट नहीं दिया जाता है। अगर वहीं हम बात करें ST कैटेगरी को, तो ST कैटेगरी को आपको मेल में 162.5 एंड फीमेल को 150। इसमें आपको ST कैटेगरी को छूट मिलता है, बाकी जनरल, OBC और SC को नहीं छूट का कोई प्रावधान है। अगर वहीं हम चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो आपको नॉर्मली 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन मतलब कि फुलाकर उसे 5 बढ़ाना पड़ेगा। एग्जांपल डेट, यदि आपका चेस्ट 80 है तो इसे आपको फुलाकर 85 करना पड़ेगा। अगर वहीं आपका चेस्ट मान लीजिए 90 है तब पर भी आपको 5 फुलाना पड़ेगा, यानी कि 90 से 95 करना पड़ेगा। ये नहीं कि 80 दिया हुआ है तो 80 से ज़्यादा है तो आप नहीं फुला सकते हैं, यानी कि आपको फुलाना अनिवार्य है किसी भी कीमत पर, यदि आपका चेस्ट ज़्यादा भी होता है तो। अगर वहीं हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 18 से 23 ईयर होना अनिवार्य है। 18 साल जैसे ही आप होते हैं 1/1/2025 से पहले तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप अयोग्य हैं। तो जो मैक्सिमम हाइट होता है, जो मैक्सिमम एज होता है वो 23 साल होना अनिवार्य है, वो जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अलग अलग कैटेगरी, SC या ST के लिए 5 ईयर का छूट है, OBC के लिए 3 ईयर का छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का छूट है, बाकी के लिए कोई प्रावधान छूट का नहीं दिया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या जितनी जानकारी था उतना आपको मिला या नहीं मिला। और
हम कोशिश करेंगे कि जो अगला टॉपिक एसएससी जीडी का होगा उसमें हम लेकर आएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस जो होता है, बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कौन सा पोस्ट अच्छा होता है। सब पोस्ट अपने आप में अच्छे होते हैं, लेकिन नंबर वाइज कटअप बनता है कि जैसे एग्जांपल ले सीआईएसएफ हो गया, तो सबसे जो हाईएस्ट कटअप बनता है वो एसएसएफ का बनता है, उसके बाद सीआईएसएफ का बनता है, उसके बाद आपको एसएसबी का बनता है। तो इसके बारे में हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि कौन सा पोस्ट पहले डाले, कौन सा पोस्ट बाद में डाले, कौन सा पोस्ट से क्या फ़ायदा है, इसकी जानकारी के लिए हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।